अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हम लोग ग्राफ का मेजर पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो भी हमें ग्राफ में पढ़ना था। पहले हमने ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा, उसके ड्रॉबैक्स देखे, फिर उसके एप्लीकेशन देखे। अब हमारे सिलेबस की बारी है, दैट इज़ NCERT एक्सरसाइज 3.1। NCERT ने अपनी प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम से कंटिन्यू किया है। ठीक, वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। वर्ड प्रॉब्लम में हमें इंग्लिश के स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेज पे कमांड हो। जिसमें उसे ट्रांसलेट करना है उसको वो भी अच्छे से आना है, और जो लैंग्वेज गिवन है यानी जिसको वो देख रहा है या पढ़ रहा है उसको वो लैंग्वेज भी अच्छे से आनी है। अगर आपसे कहा जाए कि इस स्टेटमेंट को जो प्रॉब्लम है 3.1 में इसमें अरबिक में ट्रांसलेट कीजिए तो बहुत टिपिकल होगा, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज हमें नहीं आती। सिमिलरली स्टूडेंट के साथ वही सिचुएशन रहती है कि वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन इक्वेशंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनके पास कंप्लीट नहीं है। इस कंप्लीट NCERT में मैं वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझाऊंगा, फिर आपको जो इन्फॉर्मेशंस मिले सारी वीडियोस में, फिर लास्ट में एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम होंगी और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होंगी। वो प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व कर पाते हैं तो हम ये समझते हैं कि आप फिर इंशाअल्लाह बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेंगे। ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है। आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको हर प्रॉब्लम को कुछ ना कुछ इंडिकेशंस और हिंट मिलती हैं, उनको समझिए। जब वो सारी बातें आप समझ जाएंगे तो इजीली इक्वेशन बना सकते हैं। अब वो इंफॉर्मेशंस जो आपको दी जा रही हैं आप वही नहीं समझ पाए तो फिर याद रखिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक चैलेंज आपके लिए हो जाएगा, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से एक वर्ड प्रॉब्लम और एक वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 4 से कंफर्म है, डेफिनेट रहती है। ठीक, तो आइए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। NCERT पेज नंबर 44। ठीक, अच्छा एक बात मैं आपसे कहूँ, NCERT की सारी एक्सरसाइज को मैं टॉपिक वाइज सॉल्व करूँगा। यानी कि एक एक्सरसाइज में अगर 2 टॉपिक हैं तो मैं उसको 2 टॉपिक अलग अलग वीडियोस में आपको दूंगा। क्लियर? तो हो सकता है कि एक एक्सरसाइज की ज़्यादा वीडियोस हो जाएं, मे बी पॉसिबल दैट वो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए है। क्लियर? आप समझ पा रहे बात को? तो आइए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। जब आप प्रॉब्लम को रीड करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम में 2 चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। वो 2 कोई भी चीज़ हो सकती है, पेन पेंसिल हो सकती है, बॉयज़ गर्ल्स हो सकती हैं, फादर सन हो सकता है, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। क्लियर? क्योंकि 2 क्यों चीज़ें होंगी, समझने की बात है। वो 2 चीज़ें इसलिए होंगी क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि इफ़ वी हैव 2 वेरिएबल्स देन वी नीड 2 इक्वेशन टू सॉल्व दैम। तो जब 2 के बारे में बात की जाएगी तो 2 वेरिएबल्स आपके पास होंगे, और जब 2 वेरिएबल्स आपके पास होंगे तो 2 इक्वेशन तो बननी है।
बात समझ पा रहे हैं आप? तो 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन। क्लियर? तो आपसे कह रहे हैं कि रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ें, फिर वहाँ 2 चीज़ों के बारे में बात की जाएंगी, उनको एक्स और वाई के टर्म में लेट कर लें। वो कॉस्ट भी हो सकती है, एज भी हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है। ठीक? फिर इंफॉर्मेशंस आपको दी जाएंगी, उन इंफॉर्मेशंस को बुक से समझने की कोशिश कीजिए, और जब वो इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएं उनसे इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक? तो आइए रीड करते हैं प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 times from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? मतलब प्रॉब्लम में एक इन्होंने ये कहा कि ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग नहीं है, खैर जो भी है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली दैट इज़ आप इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, ग्राफिकली दैट इज़ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक? तो पहले यहाँ पे प्रॉब्लम में आपने रीड किया, रीड नहीं किया तो अपनी टेक्स्ट बुक निकालें और वहाँ से रीड करें। देखिए वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की गई है। वो 2 चीज़ हैं हमारे पास, आफ्ताब और आफ्ताब की डॉटर। ठीक? तो ये प्रॉब्लम एज से रिलेटेड है। आपको मैं यहाँ पे एक हिंट दूँ, 90% प्रॉब्लम्स एज वाली 3 स्टेप में सॉल्व होती हैं। एज की प्रॉब्लम्स 3 स्टेप में सॉल्व होती हैं। स्टेप नंबर 1, लेट द प्रेजेंट एज। स्टेप नंबर 2, ऑब्टेन द एज एट द गिवन टाइम। स्टेप नंबर 3, इक्वेट द एजेस। मैंने क्या कहा बताएं फिर से। स्टेप नंबर 1, लेट द प्रेजेंट एजेस। स्टेप नंबर 2, ऑब्टेन द एज एट द गिवन टाइम। स्टेप नंबर 3, इक्वेट देम। क्लियर? तो आप इस चैप्टर में एक लास्ट प्रॉब्लम को एक्सरसाइज 3.7 में उस वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, इवन इन चैप्टर 4। ये 3 स्टेप हैं जो आपको बोर्ड में लेके चलने हैं। तो आइए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब be X years. Let the present age of his daughter be Y years. स्टेप नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्या कि हमने प्रेजेंट एजेस को लेट कर लिया। स्टेप नंबर 2, एक टाइम मिलेगा, उस टाइम पे इनकी एज को ऑब्टेन कीजिए। तो देखिए वो टाइम क्या है। वो टाइम अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में 7 years ago। क्लियर? अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये टाइम हमें कुछ ऐसे मिलता है, 7 years ago, 7 years after, from now, then, hence, later। ठीक? एगो एक ऐसा टाइम पीरियड है जो हमें पास में लेके जाता है, और बाकी सारे टाइम पीरियड फ्रॉम नाउ, देन, आफ्टर, हेंस, ये सब हमें फ्यूचर में लेके जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, आज के दिन अगर कोई इंसान 10 years का है तो बताओ 5 साल पहले यानी एगो में उसकी एज क्या रही होगी। तो एगो में जाने के लिए आप उसमें से वो टाइम पीरियड माइनस कर देंगे। अब बात समझे? वो टाइम पीरियड माइनस कर देंगे, यानी कि 5 साल पहले उसकी एज 5 साल की थी। कोई हमें पूछे आज के दिन उस इंसान की एज 10 साल की है, तो बताएं 6 साल के बाद उसकी एज क्या होगी। क्लियर? आफ्टर, हेंस, देन। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा उसको ऐड कर देंगे, दैट इज 16 years। यानी कि अब से 6 साल के बाद वो 16 साल का हो जाएगा। इससे पहले क्या था, वो टाइम पीरियड माइनस कर देंगे। बस एगो वर्ड याद रखिएगा, बाकी सारे टाइम पीरियड में आपको प्लस ही करना होगा। एगो का कोई सिनोनिम है तो वो भी चेक कर लीजिएगा। क्लियर?
तो हमें जो टाइम पीरियड मिला वो क्या है, 7 years ago। तो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आज के दिन आफ्ताब की एज अगर x है तो 7 साल पहले क्या थी, तो आफ्ताब्स एज x - 7 years, डॉटर्स एज y - 7 years। क्लियर? ये स्टेप नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या कहा, लेट द प्रेजेंट एजेस। स्टेप नंबर 2 में ऑब्टेन द एज एट द गिवन टाइम, उस टाइम पे मैंने एज को ऑब्टेन कर लिया। व्हाट द थर्ड स्टेप, इक्वेटेड। अब आफ्ताब ने या आफ्ताब की डॉटर ने कुछ आपस में कम्युनिकेशन किया होगा, यानी कुछ कहा होगा। I was 7 times as old as you। तो आफ्ताब के फादर ने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी एज का उस ज़माने 7 गुना था। इक्वेट करने के लिए सीधा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और x - 7 इज इक्वल्स टू y - 7। अब यहाँ पे दोनों में 7 टाइम्स का रिलेशन है। क्या है हमारे पास, 7 टाइम्स का रिलेशन है। तो 7 टाइम्स कौन होगा, कभी सोचो ध्यान से, क्या डॉटर बेटी बाप से बड़ी हो सकती है? नॉट पॉसिबल। क्लियर? ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फादर ही 7 टाइम्स होंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में एक सिचुएशन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा छोटे को देखिए। छोटा कौन होगा, डॉटर। अब क्या करेंगे, जितना टाइम्स था वो छोटे को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम फादर को 7 से डिवाइड कर दें, ये भी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होगा कि जितना छोटा है, ठीक, एक चीज़ और, टाइम्स को हमेशा बैलेंस करते हैं मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। ये पहला हिंट है आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम का, यहीं से आपको सीखना है। टाइम सिचुएशन जब भी आएगी तो इक्वेशन यानी इक्वेट करने के लिए आप दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक? आर यू श्योर? दोनों में मल्टीप्लिकेशन, मतलब दोनों में, मतलब नहीं, जिसको हमें बैलेंस करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड को अवॉइड कीजिएगा, डिवाइड हम नहीं करेंगे पूरे सेशन में, हम सिर्फ मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो आज आपको एक पॉइंट मिला ये कि टाइम सिचुएशन में अगर हमें बैलेंस करना हो तो छोटे को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, जितना टाइम्स, क्लियर, वो छोटा है। तो फादर डॉटर से 7 टाइम्स बड़े हैं, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, डॉटर को, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। नाउ इक्वेशन बनाने के लिए याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, बॉडमास। ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स में हर सिचुएशन में लास्ट तक, जब तक मैथमेटिक्स रहेगी, ये फॉर्मूला बाकी रहेगा। कोई भी इक्वेशन बिना इसके फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होती। तो आइए बॉडमास अप्लाई करें। x - 7 मल्टीप्लाई कीजिए 7y - 49। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, x - 7y, पॉजिटिव क्वांटिटी को शिफ्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, -7 इसको शिफ्ट करेंगे। आर यू श्योर? ये हमारे पास आया x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इस प्रॉब्लम की इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए वी नीड 2 इक्वेशंस। एक इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आइए दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या प्रॉब्लम को फिर से स्टार्ट करें? जी, प्रॉब्लम को हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, प्रेजेंट एज। क्या प्रेजेंट एज आफ्ताब चेंज हुए? नहीं। क्या बेटी चेंज हुई? नहीं। तो उनकी प्रेजेंट एज चेंज होगी? नहीं होगी ऑब्वियसली। तो यानी कि ये जो प्रेजेंट एजेस हैं वो यही रहेंगी। फिर क्या चेंज होगा? मैंने आपसे कहा एज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, let the present ages. Step number 2, obtain the age at the given time. And step number 3, equate them. Step number 3, equate them. प्रेजेंट एजेस वही रहेंगी, बस ये टाइम पीरियड चेंज होगा। आइए देखिए सेकंड टाइम पीरियड क्या हमारे पास। सेकंड टाइम पीरियड हमें मिलता है आई शैल बी 3 times as old as you। ये 3 times कब होते हैं? 3 years from now। अब ये कहते हैं कि इस टाइम पीरियड से जो प्रेजेंट एज आपने ली है वो 3 years from now। अब जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है वो है 3 years from now।
तो आज के दिन आफ्ताब की एज x है, तो 3 साल बाद मैंने कहा बस एगो वाला टाइम पीरियड है जहां आप माइनस करेंगे, बाकी सारे टाइम पीरियड में आपको प्लस करना होगा। क्लियर? लेकिन एक बार एगो का सिनोनिम्स चेक जरूर कर लीजिएगा। तो आफ्ताब एज x + 3 years, daughter's age y + 3 years। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब इसे इक्वेट कर दीजिए। आफ्ताब ने क्या कहा? आई शैल बी 3 times। ठीक, फादर हमेशा बेटी से बड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि फादर इस सिचुएशन में आके छोटी हो जाए और बेटी बड़ी हो जाए। तो अब यहाँ पे फादर अपनी बेटी का 3 times है। मैंने क्या कहा? छोटे को देखिए, छोटा कौन है? डॉटर। कितनी छोटी है? 3 times। तो वही 3 times डॉटर को दे दीजिए। तो ये मेरे पास आएगा x + 3 = y + 3। ठीक, टाइम्स वाली प्रॉब्लम को हमेशा मल्टीप्लाई करके आप बैलेंस करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई आप डॉटर को कर दीजिए। तो यहाँ आपको मिलेगा x + 3 = 3y + 9। और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दोनों टर्म को इधर उठा लीजिए। x - 3y + 3 - 9 = 0। x - 3y - 6 = 0। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गई। दैट इज हमने इनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या रहा? ग्राफिकली। इससे पहले वीडियोस में मैंने ग्राफिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स। ठीक, उसके बाद भी अभी भी कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कहें, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ के लिए, क्लियर, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो ये दोनों से इक्वेशंस आपको एल्जेब्रिकली हो गई। अब क्या करेंगे? ग्राफिकली। क्लियर? इतना मैं क्या छोड़ दूं? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ से बहुत दूर हैं, पता नहीं कहाँ, तो हम आपसे बात कैसे करें? तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात कर सकते हैं कि अगर आप इनका ग्राफ बना सकते हैं तो ठीक है, अगर ग्राफ नहीं बन पा रहा है तो आप हमें बता दें, वरना पुराने लेक्चर्स में आप जाएं और वहाँ से देखें हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for ₹3,900, 3,800. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically. ये कॉस्ट की प्रॉब्लम है। वो जो कॉस्ट की प्रॉब्लम बड़ी आसान रहती है। ठीक, हम हमेशा क्या करते हैं? एक आर्टिकल की कॉस्ट को लेट कर लेते हैं। क्या हम एक से ज़्यादा लेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको आएगी सर, किसी और को नहीं आएगी। वो कैसे? अगर किसी वेंडर को आप अपनी गली में देखते हैं, अपने किसी रोड पे देखें, अगर वो ऐसे आवाज़ लगाए 20 के 2.5 किलो आलू, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 1 किलो कितने का दे रहा है, या 50 के 1.25 किलो आलू, तो प्रॉब्लम सर आपको फेस होती है। फिर आप जाते हैं, कहते हैं अंकल पर केजी रेट क्या है? तो अगर वो हमें पर केजी रेट दे दे तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बाकी कैलकुलेशन ईजिली कर लेंगे। तो इसलिए कॉस्ट की प्रॉब्लम में हम हमेशा पर आर्टिकल या पर केजी की कॉस्ट को लेट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बैट और बॉल की है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम बैट और बॉल की है, तो लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y। आइए शुरू करें। Question number 2. Let the cost of 1 bat be ₹X. Let the cost of 1 ball be ₹Y. कॉस्ट हो गई। क्या आपने कभी बिलिंग देखी है? बिलिंग, अगर आपने 5 बैट खरीदे हैं एक ही शॉप से, तो वो क्या करेगा? बैट लिखेगा, ठीक, 5 लिखेगा, उसके बाद यही कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देगा।
सपोज दैट एक बैट की कॉस्ट 1000 रुपया है, क्लियर। उसके बाद आपने बॉल भी खरीदी, सपोज दैट आपने 10 बॉल्स परचेज किया। फिर यहाँ पे क्या होगा, वो क्वांटिटी है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। तो एक बॉल की कीमत अगर 100 रुपया है तो वो क्या करेगा 5000, ठीक। यहाँ पे कितना होगा 1000, फिर दोनों को ऐड करेगा 6000, क्लियर, और बिल बना के आपको दे देगा। सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। आपको पर बैट एक बॉल की कीमत मालूम है, टोटल बैट कितना खरीदा वो आप क्वेश्चन से देख लीजिए। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में सारी चीज़ क्वेश्चन में है और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आपको है, इसलिए हमें इंग्लिश और मैथ्स दोनों पे कमांड करना है। अगर हमें मैथ्स में प्रॉब्लम है तो भी इक्वेशंस नहीं बन पाएंगी, अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तब भी नहीं बन पाएंगी। तो हमें प्रैक्टिस ऐसे करना है कि हम इक्वेशन को इजीली, इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, बाय एनी मेथड किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए कितना बैट खरीदा, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो एक बैट की कीमत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बैट की कीमत है आपके पास x, तो 3 बैट की कीमत कितनी होगी 3x, एक बॉल आपके पास y, तो 6 बॉल 6y। अब बिलिंग, तो खर्चा कितना हुआ 3900, क्लियर। आप हमेशा याद रखिएगा जब आप इक्वेशंस को यूज़ करते हैं चैप्टर नंबर 3 में, इट शुड बी द स्टैंडर्ड, क्लियर, दैट इज इट इज़ फ्री फ्रॉम एवरी कांस्टेंट। वो हर कांस्टेंट से फ्री होना चाहिए, कॉमन कांस्टेंट, दैट इज अगर यहाँ देखें पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है तो एक काम कीजिए पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। x + 2y = 1300। ऐसा करने से इक्वेशन में चेंज नहीं आती, बट इक्वेशन बिकम मोर सिंपलर। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों में इजी कौन है, ऑब्वियसली दोनों में इजी ये है। अगेन एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है, आइए अब मूव करते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। फिर से उसने एक बैट खरीदा और 2 बॉल और ख़रीदी, क्लियर। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, एनसीईआरटी की ये क्वेश्चन नंबर 2 बुक टू बुक वैरी कर रही है। कुछ बुक्स में ये गिवन है 3 मोर बॉल्स और कुछ बुक्स में गिवन है 2 मोर बॉल्स, ठीक। अब 3 मोर बॉल्स हैं वो लोग 3 कर लें, जिनके पास 2 मोर बॉल्स है वो 2 कर लें। मेरे पास 2 टेक्स्ट बुक नहीं होती तो मैं आपको इस टाइम नहीं होती तो मैं आपको दिखाता, एक बुक में वो 2 मोर बॉल्स है और एक बुक में वो 3 मोर बॉल्स है, क्लियर, बात समझ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये 3 मोर बॉल्स है, क्योंकि अगर हम आंसर को मैच करते हैं तो आंसर में 3 मोर बॉल्स है, तो आप मेरे पास 2 मोर बॉल्स है, ठीक है। अगर आपकी बुक में 3 मोर बॉल्स है तो 3 मोर बॉल्स कर लीजिएगा, मैं 3 मोर बॉल्स पे करूँगा। तो फिर से क्या हुआ, अगेन जब आप सेकेंड इक्वेशन को लिखा करें तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया कीजिए, अगेन, ऑल्सो, हेंस, देन, लेटर ऑन। फिर से उसने एक बैट खरीदा, तो एक बैट की कीमत तो x ही रहेगी और 3 और बॉल खरीदी, ठीक है। कुछ बुक्स में ये 2 मोर बॉल्स है तो उसको 3 कर लीजिएगा, एक्चुअल चूंकि आंसर शीट में 3 मोर बॉल्स है। फिर खर्चा कितना हुआ, इसकी अगर बिलिंग करें तो कितना हमारे पास 1300, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। ये दोनों क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एल्जेब्रिकली। अब क्या बाकी रह गया, अब बाकी रह गया हमारे पास ग्राफिकली। तो आई होप इसका ग्राफ आप बना लेंगे। इससे पहले भी मैंने कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कहिए कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, मैं उसका सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक। समझ गए बात, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये एल्जेब्रिकली हो गया, ग्राफिकली, चूँकि ग्राफ की मैंने 6 वीडियोज़ दिए हैं तो वहाँ से आप देख सकते हो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ शॉर्ट में, और इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, रब कर दें। सिर्फ हमें प्लॉटिंग करनी है, सोल्यूशन नहीं करना, कोई सोल्यूशन नहीं करना इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 कॉस्ट से रिलेटेड है। मैंने आपसे कहा कॉस्ट हमेशा पर आर्टिकल की लेट किया कीजिए या पर केजी लेट किया कीजिए। ज़्यादा कॉस्ट लेट करेंगे यू फेस प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी सर, आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे, ठीक। आई श्योर।
जो छोटे बच्चे ठेली पे बैठते हैं, उनका कैलकुलेशन आपसे फास्ट होता है, बट कैलकुलेशन फास्ट होता है बेचारों का, मैथ्स नहीं फास्ट होती उनकी। तो वो हिसाब कर सकते हैं, आप हिसाब नहीं कर पाएंगे। हमेशा कॉस्ट क्या करेंगे, पर केजी लेट करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड ग्रेप्स, तो यहाँ पे एप्पल्स और ग्रेप्स की बात कर रहे हैं। तो आइए लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी रुपीज X. Let the cost of 1 kg grapes be rupees Y. अब हमने कॉस्ट को लेट कर लिया। कॉस्ट की प्रॉब्लम सो सिंपल, आपको कुछ ऐसा नहीं करना इसमें। कॉस्ट को लेट कीजिए, उसके बाद देखिए कितना परचेज़ किया। क्लियर, जितना परचेज़ किया पर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो कैसे, अगर आपसे कहा जाए कि आलू 10 रुपया किलो है, आपको 5 किलो आलू चाहिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हुआ, ₹50, यानी 50 रुपये का वो पोटैटो हो गया। यहाँ पे उसने एप्पल्स परचेज़ किया है। अब आइए कॉस्ट पे देखते हैं कितना। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg, अच्छा 2 kg उसने एप्पल्स परचेज किया और 1 kg ग्रेप्स परचेज किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी, x, 2 kg कितना होगा, 2x। ग्रेप्स उसने 1 kg ही परचेज किया है। आइए कॉस्ट कितनी हो गई, यानी बिलिंग कॉस्ट कितनी हुई, 160 रुपया, ₹160। इक्वेशन नंबर 1। लेटर ऑन, यानी फिर से उसने कुछ परचेज किया, लेकिन टाइम के गुजरने के बाद, कुछ टाइम गुजरा, फिर से यही चीज़ को परचेज किया। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, यानी एप्पल जो खरीदे गए वो 4 किलो थे। 1 किलो एप्पल, ये हो गए मेरे पास 4 किलो एप्पल, प्लस ग्रेप्स कितना, 2 kg। वाई 2 kg ग्रेप्स, दिस इज 2 kg ग्रेप्स। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, टोटल कॉस्ट हमारे पास होती है 300। क्लियर। अब देखें पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, चूंकि सारे नंबर इवन हैं और हर इवन नंबर में 2 कॉमन होता है, तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास आया 2x + y = 150, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो ये अलजेब्रिकली हो गया, ग्राफिकली। क्लियर। ग्राफिकली इंशाल्लाह एक टॉपिक यानी एक्सरसाइज 3.2 के बाद मैं फिर से एक वीडियो आपको अपलोड करूंगा, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। क्लियर। अब इसके नीचे ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना है, क्योंकि बोर्ड पे ग्राफ पेपर एक्चुअली प्लॉट होते भी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन नहीं, एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें स्केल चाहिए, स्केल भी नहीं, बड़ा स्केल हमें यूज़ करना होगा। क्लियर। ये अलजेब्रिकली हो गया, ग्राफिकली आपके लिए होमवर्क में है। ठीक, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 पार्ट वाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।